हेलो एवरीवन। तो चलिए सीजी अभी बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है संडे को। तो उसमें जो टॉपिक दिया हुआ था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए, उसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन को पूरा आज इस वीडियो में कवर अप करेंगे, ताकि हमारा जो संडे का पेपर है, ये पेपर जो है सीटीटी यूपीटी और जितने भी इस टाइप के जो पेपर आ रहे हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जितने भी टॉपिक होंगे 100 क्वेश्चन इसमें मिलेगा। हम वन लाइनर में इसको पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे जो फुल फॉर्म है, इसका किसने प्रतिपादन किया था, इसका सिद्धांत किसने दिया था, ये पूरा इसमें हम कवर अप करेंगे, ताकि अगर उस दिन संडे को जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। इस वीडियो के बाद में एक और वीडियो आने वाला है, आज ही अपलोड होगा। जैसे ये वीडियो के बाद में क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, बस आपको मैं बताते जाऊँगा। जो लास्ट समय में बहुत अच्छा खासा अपना जो प्रिपरेशन किए हुए हैं, महीने 2 महीने से 3 महीने जितने दिन से भी कर रहे हैं, अगर आप वन लाइनर से इसको कवर अप करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन में वन लाइनर में पढ़ते हैं। सबसे पहला लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए। तो इसका सही आंसर इसमें क्या लिया है इसने, वन लाइनर में इसका आंसर है ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मनोवैज्ञानिक व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है ला इस परिभाषा के प्रतिपादक। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है, तो इस टाइप का आ भी सकता है कि मनोविज्ञान वैज्ञानिक व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है ला, इसका तो इसका प्रतिपादक कौन है, ई वॉटसन। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट हमको याद करके पढ़ना पड़ेगा स्पेशली, ठीक है। तो इसके प्रतिपादक कौन थे, ई वॉटसन। नेक्स्ट देखते हैं, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक, इसमें हम जो मनो शिक्षा विज्ञान का जो देख रहे हैं ना, इसमें पूछ सकता है कि मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है। इसके हैं सिगमंड फ्राइड। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना है। वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक है क्या चीज़, वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक है व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, शैक्षणिक मूल्यांकन करना। और नेक्स्ट क्या है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह होता है शिक्षा का संकुचित अर्थ, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये बहुत है, साइकी का अर्थ क्या होता है। साइकी का अर्थ होता है मानवीय आत्मा या मन, ठीक है। साइकी का अर्थ क्या है, मानवीय आत्मा या मन। नेक्स्ट देखते हैं, मनोवैज्ञानिक को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ वॉटसन है। जैसे वहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने देखा था ना, ई वॉटसन, इन्होंने लास्ट शब्द का प्रतिपादक किया था, तो इसी से कर सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था, वॉटसन ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मनोवैज्ञानिक मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्ति तथा कार्य व्यवहार भी सम्मानित है। यह कथन किसका है, बहुत इम्पोर्टेंट है, यह कथन है C.W. वेलेटाइन का, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। हम बहुत सारे जो नाम है वो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उस समय हमको ये याद आते भी जाएगा। क्या नाम, वेलेटाइन। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान क्या है, यह आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। तो बहुत सारे इस टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं। मानव मन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। आंसर क्या है, व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएँ, अभियोगिताएँ, वातावरण, ये सभी मानव मन को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति की किसमें रुचि है, उसकी अभिक्षमताएँ कितनी योग्यताएँ हैं, ये उसके मन को प्रभावित करती है। यहाँ से नेक्स्ट क्या है, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है, किसने कहा था, इसको कहा था जेम्स ड्रेवर ने, ठीक है, जेम्स ड्रेवर ने। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान मानव विज्ञान का एक अंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, किसमें, अचेतन मन का अध्ययन किस में करते हैं, हम इसको करते हैं मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, अचेतन मन का अध्ययन किस में किया जाता है, इसको किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं,
शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य वेरी इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के पीछे जाने को प्रभावित करना। किसी बात, जैसे भाई कोई स्टूडेंट को बता रहे, कोई बात बता रहे तो उसके पीछे जाने को प्रभावित करना। नेक्स्ट देखते हैं, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है। क्या करता है ये क्या है, शिक्षा के उद्देश्य की संभावनाएं को बताता है ये। नेक्स्ट क्या है, फिर देखते हैं, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। इसका क्या है, शारीरिक सुडौलता को, इसका आंसर क्या है, शारीरिक सुडौलता को प्रत्यक्ष अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। शिक्षा प्रक्रिया के अंग हैं, कौन कौन से शिक्षा प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं, शिक्षा के उद्देश्य हैं, शिक्षा को सार्थक बनाने वाले ज्ञानानुभव, शिक्षण का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य कौन कौन से हैं, विद्यार्थियों योग्यता एवं क्षमताओं को अध्ययन में रखते हुए उसके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षक का संबंध है। शिक्षा का क्या संबंध है, शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा पर्यावरण वातावरण से। नेक्स्ट, आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध निम्नलिखित कार्य करना होता है, वर्गीकरण, सारणीकरण और आखेली निरूपण। ठीक है, निरूपण। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रकृति के संबंध में कहा जाता है, सर्वव्यापी है तो सर्वभौमिक भी। और क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं, बालक की अभिव्यक्ति व विकास, शिक्षण कार्य में सहायता, शिक्षण विधियों में सुधार। अब यहाँ से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो नेक्स्ट देखिए। अभी जो है इसको पढ़ते जाते हैं ना, उनको बोरिंग जरूर लगने लगता है, लेकिन यही बोरिंग क्वेश्चन में से ही एक नया क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आपको इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, चाहे व्हाट्सएप हो या कोई भी हो, वहाँ पे आपको इसका जो है मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ पे थे हम, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा का विकास करना। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, प्रेरणा पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। पर्सनालिटी शब्द की, अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ से बनेगा जो पर्सनालिटी की शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई से, इसकी उत्पत्ति हुई है पर्सोना, एक लैटिन भाषा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पर्सनालिटी शब्द किस भाषा से बना हुआ है, तो ये एक लैटिन भाषा है जिसका किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, पर्सोना से। नेक्स्ट, पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है, बाहरी नकाब या वेशभूषा। तो सीधा सीधा आपको ऐसे ही दे देगा कि पर्सोना का मतलब क्या होता है। अगर आप याद रखेंगे कि पर्सनालिटी में का शाब्दिक अर्थ, अगर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी तो हम बता सकते हैं कि पर्सोना से हुआ था। अगर पर्सोना क्या है, एक लैटिन भाषा है, इसका मतलब क्या होता है, बाहरी दिखावा, जो बाहरी नकाब और वेशभूषा है वो होता है। तो इम्पोर्टेंट है। TAT क्या है, TAT प्रशिक्षण क्या है, ये क्या होता है, थर्मेलिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, एक व्यक्तित्व मापन की प्रकृति की विधि है। TAT यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट। इसका फुल फॉर्म दे देगा, TAT प्रक्षेपण का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि TAT में कुल कितने कार्ड होते हैं, 31 कार्ड, 31 याद रखना, इस 31 बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, मनोज गुणों का वह गयात्मक संगठन जो पर्यावरण के प्रति होने वाले इसके पूर्व संयोजन का निर्धारण करता है। इसको किसने कहा था, आलपोर्ट ने। ठीक है, RB कैटल ने व्यक्तित्व का मापन किस आधार पर किया, RB कैटल ने व्यक्तित्व का मापन किस आधार पर किया, शील गुणों के आधार पर करता है। RB कैटल, तो क्वेश्चन बन सकता है कि RB कैटल ने व्यक्तित्व का मापन किस आधार पर किया, शील गुणों के आधार पर। मास्टर ग्लेन
किस ग्रंथि को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइंस में हम पढ़ते हैं कि मास्टर ग्रंथि भी हम किसको, फ्यूज ग्रंथि को कहते हैं। ठीक है, रोसड़ा स्राही धब्बा प्रशिक्षण में प्रयुक्त कार्डों की संख्या 10 होती है। देखिए 31 वाला भी याद रखना है, TAT बोलेगा तो उसमें कुल कार्डों की संख्या 31 होती है, लेकिन आपको पूछेगा रोसड़ा स्याही धब्बा जो प्रशिक्षण करते हैं उसमें संख्या कितनी कार्डों की? 10। किसके अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? किसके अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्ति का योग है? वैलेंटाइन। ठीक है, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट कि मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो स्प्लेगर ने किया था। ठीक है, स्प्रेगर ने। जून गने व्यक्तित्व कितने प्रकार बताए हैं? जून गने व्यक्तित्व का 3 प्रकार बताए हैं। व्यक्तित्व की संरचना, विक्रम और किसका सम्मिलित योगदान रहता है? व्यक्तित्व संरचना, विक्रम और किसका? पर्यावरण का योगदान रहता है। एकांत प्रिय, कल्पनाशीलता, चिंतनशीलता व्यक्तित्व किस प्रकार की अभिव्यक्त वाले होते हैं? अंतर्मुखी वाले होते हैं। किस विचारक की दृष्टि से व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है? इंपॉर्टेंट है ये भी, थार्नडाइक। अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों में पाए जाने वाला व्यक्ति क्या होता है? उभयमुखी होता है। व्यक्तित्व को निर्धारण करने वाले 2 कारक है, एक जैविक कारक और एक वातावरण अन्य। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्ति के किन गुणों का समग्र रूप कहा है? आंतरिक और बाह्य गुणों का। दर्शन शास्त्र के अनुसार आत्मा गुण का दूसरा नाम व्यक्तित्व है, याद रखना है। दर्शन शास्त्र के अनुसार क्वेश्चन बन सकते हैं कि दर्शन शास्त्र के अनुसार आत्मगुण का दूसरा नाम क्या है? व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व गुण किसका गुणनफल है? व्यक्तित्व किसका गुणनफल है? वंशानुक्रम और वातावरण का। पिछड़ापन मापने की इकाई होती है शैक्षणिक उपलब्धि। भाई शिक्षा के आधार पर ही जो है हम कौन कितना पिछड़ा है वो बताते हैं। ठीक है, किस प्रकार के बालकों की वृद्धि लब्धि 85 होती है? ठीक है, 85 होती है। पिछड़े बालक और उनकी। ठीक, व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? गाल्टन ने। ये इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ये गाल्टन का आ सकता है कि व्यक्तित्व विभिन्नता शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? गाल्टन ने। अब देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या क्या होता है। पहला कारण तो वंशानुगत कारण से भी होता है कि व्यक्तिगत में विभिन्नताएं हम कैसे जानेंगे? भाई वंशानुगत, वातावरण, जाति, प्रजाति, संस्कृति, स्पष्ट राष्ट्र और परिपक्वता, आयु, लिंग, ये सब से। अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ को याद रखना है, फुल फॉर्म इनमें से कुछ भी बन सकता है। जैसे सबसे पहले क्या होता है? NIVH का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन यही बन सकता है कि N आपको याद रखना है, लिख के देख लीजिए अगर याद नहीं होता है तो। कई बार होता है ना कि हम क्या लिखे रहते हैं ना, वो चीज़ हमको याद आता है कि NIVH लिखे थे, नेशनल इंस्टीट्यूट विजुअली हैंडीकैप्टेड। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों को बढ़ते हैं कि ये कहाँ पे है। NIVH का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्टेड, जो कि देहरादून में है। उसके बाद में NIOH, अभी तो NIH किए थे, अब आता है OH। ठीक है, इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्स, ये कोलकाता में स्थित है। NIMH देखिए लाइन से फिर पढ़ेंगे। VH बोलेगा तो विजुअली हैंडीकैप्टेड होता है। OH हम जब भी कोई फॉर्म भरते हैं ना तो ये सब चीज़ दिया रहता है, VH OH यही सब होता है। OH मतलब ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्स। अब आता है MH मेंटल हैंडीकैप, HH हीयरिंग सुनने वाला हैंडीकैप। तो आपको सब चीज़ यहाँ से पूछ सकता है। विजुअली जो आँख से हैंडीकैप्टेड होते हैं वो कहाँ पे है? देहरादून में है। ये होता है विकलांग। ठीक है, NIOH कहाँ है? ये कोलकाता में है। NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप्स, इसकी कहाँ है ये जगह पे? ये सिकंदराबाद में है। और आता है NIHH हीयरिंग हैंडीकैप, जो कि मुंबई में है। तो बस आपको बस याद रखना है VH का फुल फॉर्म, OH का फुल फॉर्म, MH का फुल फॉर्म और HH। और कहाँ कहाँ पे याद रख लेना है? विजुअली जो कि ये कहाँ है? देहरादून में है। ऑर्थोपेडिक जो कि कहाँ है? कोलकाता में है। ये मेंटल जो कि मेंटल सिकंदराबाद में है। और हीयरिंग कान वाला कहाँ पे है? ये है आपको सुनने में, ये मुंबई में। तो ठीक है, इस टाइप का आपको याद रखना है, हो सकता है ये क्वेश्चन बन सकता है।
जिन बालकों की वृद्धि लब्धि 70 से कम है उन्हें मंदबुद्धि कहते हैं। यह कथन किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल विकास का शिक्षा शास्त्र में ये क्वेश्चन बन सकता है चाइल्ड डेवलपमेंट में, कि जिन बालकों की, यहाँ से ये देखिए क्वेश्चन कई बन सकता है जो ये पूछ सकते हैं कि जिन बालक मंदबुद्धि की जो वो रहते हैं ना कि कितने से कितने तक है, तो पूछ सकते हैं कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है वो मंदबुद्धि कहते हैं। यह कथन को क्रो एवं क्रोका ने दिया था। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक इन बालकों की श्रेणी में आते हैं, विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह कहलाते हैं, जिन बालकों का वो मंदबुद्धि, पिछड़े हुए, समस्यात्मक बालक। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है सीखना। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान, यहाँ कथन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ये बन सकता है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कथन को दिया था स्प्रिंगर ने। ठीक है, मनोवैज्ञानिक वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन वुडवर्थ ने दिया था। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना, सामने लाना, नेतृत्व देना। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से, दर्शन से, मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई थी ग्रीक भाषा से, और शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है सन 1900 से। सफल एवं प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग या शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। छात्रों की योग्यता और रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है शिक्षा मनोविज्ञान। बुद्धि प्रशिक्षण विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता नहीं, होता ही है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षणिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार क्या होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा, वृद्ध कहना चाहिए। ये देखिए इम्पोर्टेंट ये बन सकता है कि अवस्था किस विशेष के आधार पर हम किसी को बालक कहेंगे या युवा है या वृद्ध कहेंगे। यह कथन किसने कहा था? इसको फ्रोवेल ने कहा था। गेट्स के अनुसार शिक्षा विज्ञान की सीमा क्या है? स्थिर और परिवर्तनशील। शिक्षा मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में विज्ञान और विधि सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया में अधिक अच्छी प्रकार के समझने में सहायक है। यह कथन लीका ने दिया था। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञानी की आवश्यकता समझी जाती है। वर्तमान अभी समय में जो शिक्षा है मनोविज्ञान की उसकी आवश्यकता समझी जाती है। इसको कहा था, मतलब क्या है ये? सर्वगुण विकास में। ठीक है, और फिर क्या नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता सर्वगुण से विकास में है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है? ताकि बालकों की केंद्रित कर सके शिक्षा की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षा और अभिभावकों के लिए। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने हैं? 9। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन किसने दिया था? सारे और टेलफोर्ड का। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है अस्थिर और परिवर्तनशील। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? व्यापक है। ये क्वेश्चन इस टाइप का बनता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? अभी व्यापक है। गॉरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेसनिक के अनुसार कैसा है? शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य है बालकों को माननीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर और उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह कथन किसका है?
बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक। ये लीका ने कहा था। अमेरिका में प्रकाशित, ये इंपॉर्टेंट, ये बुक को याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ द फिजियोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी का है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? विलियम जेम्स ने। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कौन है लेखक? विलियम जेम्स। समय सारणी में गणित, विज्ञान और कॉग्निटिव विषय के लकांश सब पहले क्यों रखे जाते हैं? मनोवैज्ञानिक के आधार पे। समय सारणी में अच्छा, जो पेपर हम जब भी देते हैं तो इसको इस क्रम में क्यों रखे जाते हैं बोल रहे हैं। फिर जो कठिन विषय होते हैं, देखो सबसे पहले यही है कि समय सारणी में गणित को दिया जाता है, फिर विज्ञान को दिया जाता है, उसके बाद जितने भी और कठिन विषय आते हैं उसको रखा जाता है क्रम के अनुसार, वो मनोवैज्ञानिक के आधार पर रखा जाता है। सफल और प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, शिक्षा जो है मनोविज्ञान का क्षेत्र है व्यापक। तो देखिए इस यहाँ तक जो है क्वेश्चन हमने 1 लाइनर 100 क्वेश्चन को किया है। अब मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो अभी जस्ट आधा घंटे में फिर से अपलोड करूँगा। मैं क्वेश्चन के साथ रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें पूरा मिक्सअप रहेगा जितना भी, तो वो भी वीडियो देखिए ताकि इसी तरह आपका कवर अप हो सके।